अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज़ जहाज़ कहाँ है कि 4 एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप एपिसोड नंबर 5 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 5 की तरफ। वो यहाँ कहाँ। हाल में रोफन की चेक की आवाज़ गूंज रही थी। बहुत खूब, इतना दिलचस्प मुकाबला भी कम ही देखने में आया होगा। बहरहाल मिस्टर जमशेद अहमद $3000 इनाम के हकदार हैं। मिस्टर शंग, मुझे अफसोस है, अब आप उठ जाइए। लोगों ने भी मिस्टर शंग की तरफ देखा, लेकिन उसके जिस्म में कोई हरकत ना हुई। मिस्टर शंग, रोफन ने स्टेज के पिछली तरफ से आगे आते हुए कहा, लेकिन शंग टस से मस ना हुआ। ओहो, ये तो बेहोश हो गए हैं। डॉक्टर वांग, आप कहाँ हैं? अभी हाजिर हुआ, एक कोने से आवाज़ आई और फिर सफ़ेद कोट में एक डॉक्टर स्टेज पर आ गया। वो शंग पर झुक गया, उसकी कलाई पकड़कर नब्ज़ टटोलने लगा, फिर उछल कर खड़ा हो गया। अरे ये तो मर गया है क्या? तमाम हाल गूंज उठा। खुद इंस्पेक्टर जमशेद भी धक से रह गए। वो मुक्का ज़ोरदार तो ज़रूर था, लेकिन इस कदर भी नहीं कि दूसरा मर ही जाए। ओफ, ये क्या हुआ? अब क्या होगा? होटल शियान वाले तो हमारी जान खा लेंगे। सर, पुलिस को तो फ़ोन करना ही होगा, होटल का एक मुलाजिम बोला। हाँ करो, वो मुर्दा आवाज़ में बोला। आप अपनी मेज़ पर बैठें और जब तक पुलिस नहीं आ जाती उस वक्त तक बाहर जाने की कोशिश ना करें। बहुत बेहतर, उन्होंने कहा और थके थके कदमों से मेज़ की तरफ चल पड़े। खुद उनका मारे रंज के बुरा हाल था। एक इंसान बिला वजह उनके हाथों से मारा गया था। उन्हें रंज क्यों ना होता? वैसे उन्हें हैरत भी थी। मुक्का ठोड़ी पर लगा था, ऐसी जगह नहीं लगा था कि मौत वाक़ हो जाती। मेज पर बैठते ही उन्होंने देखा रोफन शियांग पर झुका, उसका दिल टटोल रहा था। फिर वो मायूसाना अंदाज में उठ खड़ा हुआ। नहीं, इसमें तो अब कुछ नहीं रहा। और फिर वही पुलिस इंस्पेक्टर अपने मतहतों के साथ अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर डिकूजा, आइए। मुझे अफसोस है आपको इस कदर जल्द दोबारा जहमत दी गई। कोई बात नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी है। होटल शियान का पहलवान मर गया है। मैं सुन चुका हूँ, तफसील बयान करें, उसने कहा। रोफन ने तफसील सुना दी। इंस्पेक्टर डिकूजा सोच में पड़ गया। आखिर उसने कहा, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। मिस्टर जमशेद अहमद का इरादा इसे हलाक करने का नहीं था और न मौका ऐसा था, न ऐसी जगह लगा, लेकिन ये बात बहरहाल है कि वो मर गया है, इसलिए अब उन्हें गिरफ्तार तो करना होगा। मुश्किल है जनाब। इंस्पेक्टर जमशेद मेज़ पर से उठकर बोले। जी, क्या मुश्किल है? आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये मुकाबला इन सब लोगों ने देखा है, ये गवाह हैं। मुकाबला के लिए ललकारा गया तो मैंने खुद को पेश किया। मेरी मिस्टर शंग से कोई दुश्मनी भी नहीं। आखिर किस बुनियाद पर मुझे गिरफ्तार करेंगे आप? इसे हम एक इत्तेफाकी मौत कहेंगे। दूसरे, ये कि लाश का पोस्टमार्टम कराएं। मैं यहीं ठहरा हुआ हूँ। अगर मेरे मुक्के से जो ठोड़ी पर लगा है ये शख्स मरा है तो ज़रूर मुझे गिरफ्तार करें, अगर से मुजरम में इस सूरत में भी नहीं बन सकता। ठीक है, ठीक है, तमाशाई एक साथ बोले। इंस्पेक्टर ने परेशान होकर रोफन की तरफ देखा और बुलंद आवाज़ में बोला, खामोश हो जाएं। हमें भी मिस्टर जमशेद अहमद से कोई ज़िद नहीं है। अगर मौत उनके मुक्के से नहीं हुई तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लिहाजा ये उस वक्त तक होटल में रहेंगे जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता। अलबत्ता ये होटल से बाहर नहीं जा सकेंगे। कम अज़ कम इस बात पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, डिकूजा बोला। अब इंस्पेक्टर जमशेद ने दबी आवाज़ में उनसे कहा, हालात हद दर्जे अजीब हैं। इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा और उनके साथी हाल से गायब हैं, जबकि बैरूनी दरवाजे बंद हैं। अंदरूनी दरवाजे की तरफ जाने का कोई जवाब नहीं। दूसरे ये कि बाहर टैक्सी ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। महमूद, फ़ारूक और फरजाना, तुम उसके साथ जाकर ज़रा पहले ड्राइवर को चेक कराओ। महमूद, फ़ारूक और फरजाना, तुम उसके साथ जाकर ज़रा पहले ड्राइवर को चेक कर आओ। हम तीनों यहीं रहेंगे और देखेंगे कि इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा पार्टी के लिए क्या किया जाए। बहुत बेहतर अब्बा जान, हम चल दिए। तीनों उठकर होटल से बाहर निकल आए। आओ भाई,
हम ज़रा मिस्टर रोफन से बात कर लें, उन्होंने कहा, और तीनों उठकर रोफन के पास आ गए। डिसूज़ा ने भी उन पर एक नज़र डाली। मिस्टर रोफन, ये होटल आपका है, आप अपने कमरे में बैठे पूरे हाल का मंजर देखते रहते हैं, ठीक है ना? उन्होंने सरसरी लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? रोफन के लहजे में हैरत थी। फर्ज करें आपको कहीं जाना पड़ जाता है, तो क्या उस सूरत में आप अपने कमरे में किसी दूसरे को छोड़ जाते हैं? जी नहीं, खुदकार हालात हाल के मंजर को रिकॉर्ड करते रहते हैं। बहुत खूब, इसका मतलब है जिस वक्त से आप यहाँ आए हैं हाल का मंजर रिकॉर्ड हो रहा है। उन्होंने खुश होकर कहा। हाँ बात तो यही है। शुक्रिया। जिन साहब ने स्टेज पर आकर पहलवान से मुकाबला किया था, वो और उनके साथी हाल से गायब हैं, जबकि बैरूनी दरवाजे बंद थे। ओह अच्छा, रोफन हैरान रह गया। क्या होटल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी है? रास्ते तो कई हैं, लेकिन हमने उनको बंद कर रखा है, इसलिए कि जराइम पेशा लोग ऐसे रास्तों से फ़ायदा उठा लेते हैं। शुक्रिया, अब तो बात और वाज़ेह हो गई। सवाल यह है कि वो लोग कहाँ गायब हो गए? ये बात मेरे लिए अजीब तरीन है, लेकिन हम वो फिल्म चलाकर ये बात जान सकते हैं कि वो कहाँ गए या कैसे गायब हुए। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कराए। ओह हाँ, वाकई, आइए कमरे में चल कर देख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर डिसूज़ा, क्या आप भी चलेंगे? रोफन इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ा। हाँ, इस मामले में मैं भी बहुत दिलचस्पी महसूस कर रहा हूँ, उसने फ़ौरन कहा। तो फिर आइए। रोफन उसी कमरे में ले आया जिसमें कुछ देर पहले वो सब कुछ देख रहे थे। रिकॉर्ड शुदा फिल्म वीसीआर पर लगाई गई। हाल का मंजर नज़र आने लगा। वो एक एक सीन को बगौर देखते रहे। फिर इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा और उनके साथी हाल में बैठे नजर आए। पूरे हाल पर कैमरा घूमता रहा, और जब चक्कर लगाकर ये इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा की मेज़ की तरफ आया तो वो मेज़ पर नज़र ना आए। ये क्या, इसमें तो वो उठते हुए नज़र नहीं आए। खान रहमान ने बौखला कर कहा। हाँ, उस वक्त कैमरा दूसरी समत गर्दिश कर रहा था। अफसोस, हम ये मालूम नहीं कर सकते कि वो कैसे गायब हो गए। रोफन के लहजे में उलझन थी। लेकिन जनाब, ये आपका होटल है और आपके होटल से चंद आदमी गायब हुए हैं। आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने कंधे उचकाए। हम ये चीज़ अखबारात में शाया कराएंगे, आपकी मर्जी, उसने मुंह बनाया। आओ भाई चलें, इंस्पेक्टर जमशेद ने तंग आकर कहा। एक मिनट ठहरें। उन्होंने इंस्पेक्टर डिसूज़ा की बात सुनी और फिर उनकी तरफ मुड़ गए। इसमें कोई शक नहीं कि मिस्टर रोफन इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हैं। खुद आपने अपनी आंखों से फिल्म देख ली है। इसे हम इत्तेफाक ही कह सकते हैं कि कैमरा उस वक्त उनकी तरफ नहीं था, वरना हम ये देख सकते थे कि वो कहाँ गए। ताहम हम उन्हें तलाश करने की कोशिश करेंगे। आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दें। अच्छी बात है, हम ये भी किए लेते हैं, उन्होंने कहा और कमरे से निकल आए। यह तो बहुत अजीब बात हो गई। हम तो आए थे इस तकौन के चक्कर में, और अब शायद पड़ जाए इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा के चक्कर में। प्रोफेसर दाऊद ने मुंह बनाया। हैरत अंगेज़ तरीन बात यह है कि इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा यहाँ कहाँ? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। जमशेद, अगर हम यहाँ हो सकते हैं तो वो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? प्रोफेसर दाऊद बोले। आपका मतलब है वो भी इस जजीरे और तकौन के चक्कर में आए होंगे? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता, प्रोफेसर मुस्कराए। वो होटल से निकल कर पुलिस स्टेशन पहुंचे, इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा वगैरह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर वापस पलटे। यूं ही वो अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, ठटक कर रह गए। दरवाजे में एक बड़ा सा खंजर पे वास्ता, 4 चेहरे। यही है उस टैक्सी ड्राइवर का घर, उनके साथी ड्राइवर ने कहा। शुक्रिया, महमूद ने कहा और आगे बढ़कर दस्तक दी। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आपके साथ मुझे देखकर वो मेरा दुश्मन ना बन जाए। टैक्सी ड्राइवर बोला। हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जा सकते हैं, महमूद बोला। खैर, मैं इस हद तक नहीं जाऊँगा, सड़क पर आपका इंतज़ार करूँगा, उसने मुस्करा कर कहा। यह ज़्यादा बेहतर रहेगा, महमूद ने खुश होकर कहा। टैक्सी ड्राइवर चला गया। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और एक औरत की सूरत नज़र आई। हमें मिस्टर कांगो से मिलना है। जब से आया है अपने कमरे से नहीं लौटा, आवाज़ें दे देकर थक चुकी हूँ। अगर तुम उसके दोस्त हो तो आप जाकर जगा लो, उसने जीने की तरफ इशारा किया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो अब क्या करें भाई।
आओ, महमूद ने बेफिक्री के आलम में कहा और आगे बढ़कर अंदर दाखिल हो गए। मकान ज़्यादा बड़ा नहीं था। औरत ने जीने की तरफ इशारा किया। तीनों सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे। कमरे का दरवाज़ा खुला था और वही ड्राइवर बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखें छत पर जमी थीं, दोनों हाथ सर के नीचे थे। हेलो मिस्टर, आप हमें देखकर हैरान तो ज़रूर होंगे, लेकिन ज़्यादा हैरान भी ना हों, क्योंकि आप हमसे वाकिफ़ नहीं हैं। ड्राइवर के जिस्म में कोई हरकत ना हुई तो उन्हें बहुत हैरत हुई। हाय, आंखें खोल कर सो गए क्या आप? फारूक ने चूं कर कहा। शायद बंद करना भूल गए, महमूद ने घबरा कर कहा। ओह मालक, ये तो जा चुका है, फरजाना ने कांप कर कहा। तो कहाँ? दूसरी दुनिया में, वो बोली। तीनों तेज़ी से आगे बढ़े। ड्राइवर का जिस्म बिल्कुल सर्द था, वो वाकई मर चुका था। उन्होंने उसके जिस्म के ऊपर से चादर हटाई तो सीने में एक खंजर नजर आया जो दस्ते तक पेट में धंसा हुआ था। पूरा बिस्तर खून आलूद हो चुका था। उनकी नज़रें खंजर के दस्ते पर चिपक कर रह गईं। दस्ता सुनहरी रंग का था और उस पर हीरे भी जड़े हुए थे। इस बेचारे को कत्ल कर दिया गया है, महमूद बड़बड़ाया। हाँ, ताकि ये हमें कुछ ना बता सके, फरजाना ने फ़ौरन कहा। लेकिन अब हम क्या करें? अगर खामोशी से यहाँ से निकल जाते हैं तो औरत पुलिस को हमारा हुलिया बताएगी, और अगर हम खुद पुलिस को फ़ोन करते हैं तो यहाँ ठहरना पड़ेगा। यही बेहतर रहेगा। हमें कम अज़ कम उलझना चाहिए। हम अपने मुल्क में तो हैं नहीं। तब फिर पहले मैं इसकी तलाशी ले लूँ, शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए, महमूद ने कहा और उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। लेकिन शायद जेबों की पहले ही तलाशी ली जा चुकी थी। फिर भी एक जेब से एक मामूली सी चीज़ महमूद के हाथ लग ही गई। शायद कातिल ने उस चीज़ को बिल्कुल गैर अहम ख्याल किया था। यह चीज़ एक छोटी सी नोटबुक थी जिसमें सिर्फ टेलीफोन नंबर दर्ज थे। महमूद ने नोटबुक जेब में डाल ली और तीनों नीचे उतर आए। क्यों, मिल आए तुम उससे? क्या आप उसकी माँ हैं? नहीं, मैं नौकरानी हूँ, उसने कहा। उसे किसी ने कत्ल कर दिया है, पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा। क्या कहा? वो बुलंद आवाज़ में चलाई। हाँ, उसे मरे हुए तो काफ़ी देर हो चुकी है। ओह, इसीलिए वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था। क्या हमसे पहले कोई और भी उससे मिलने आया था? हाँ, वही था जो अक्सर उससे मिलने के लिए आता रहता है। जोगट नाम है उसका। और ये मिस्टर जोगट कहाँ रहते हैं? मैं नहीं जानती। उसका हुलिया तो बता सकती हैं? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वो लंबे कद का दुबला पतला आदमी है, चेहरे से ही बदमाश लगता है। कुछ और वजाहत करें ना। उसकी नाक की नोक पर नीले रंग का एक बड़ा सा तिल है और यह निशानी ऐसी है कि उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। और आप ये भी नहीं बता सकेंगी कि वो रहता कहाँ है? भला मैं क्या जानूँ, कांग्रेस से अक्सर मिलने आता रहता था। मैं तो बस इतना जानती हूँ। पुलिस को फ़ोन कर दें, हम उसके आने तक यहीं ठहरेंगे। 15 मिनट बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई। उसने औरत का बयान लिया, उनसे पूछताछ की। पुलिस का एक सवाल यह था, आपका मिस्टर कांगो से क्या ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं, हम तो वैसे भी यहाँ सैर और सियाहत के लिए आए हुए हैं। उसकी टैक्सी में सफ़र किया था। हमें बरमूडा से बहुत दिलचस्पी है और ये इस सिलसिले में कुछ जानते थे। बस हम तो वही मालूम करने आए थे। बरमूडा? इंस्पेक्टर ने चूक कर पूछा। हाँ, बरमूडा। क्या आप हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं? महमूद बोला। कोई भी कुछ नहीं बता सकता है, इसलिए कि कोई कुछ जानता ही नहीं, उसने मुंह बनाया। खैर, क्या अब हमें इजाज़त है? हाँ, लेकिन आप बगैर इजाज़त मुल्क से नहीं जा सकते जब तक कि हम इस कत्ल के सिलसिले में आप लोगों की तरफ से मुतमिन नहीं हो जाते। जबकि असूली तौर पर आपको मुतमिन हो जाना चाहिए था, इसलिए कि इस औरत का बयान बिल्कुल वाज़ेह है और कातिल अगर कोई हो सकता है तो मिस्टर कांगो का दोस्त जोगट। ये बात ठीक है, आपके लिए पाबंदी फिर भी रहेगी। अच्छी बात है, हम बगैर इजाज़त मुल्क से नहीं जाएंगे। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। वो बाहर निकलकर सड़क पर आए। ड्राइवर उनका इंतज़ार कर रहा था। वो दहल गई। क्या करते? मिस्टर कांगो को तो किसी ने कत्ल कर दिया है। क्या? वो दक से रह गया। हाँ। क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो लंबा और दुबला पतला है? उसकी नाक की नोक पर एक नीले रंग का बड़ा सा तिल है। नहीं, लेकिन इस हुलिये का आदमी शायद मैंने कहीं देखा तो है, उसने सोच में गुम होते हुए कहा। अगर याद आ जाए तो ज़रूर बताइएगा। अच्छी बात है। तीनों टैक्सी में बैठ गए। उसी वक्त उसने कहा, याद आ गया, उन दोनों को मैंने एक मरतबा समुंदर के किनारे एक रेस्तुरान में देखा था। इस रेस्तुरान का नाम तो बता सकते हैं आप?
बल्कि आप हमें वहाँ ले ही चलें, फ़ारूक ने कहा और जल्दी से महमूद की तरफ देखा। हाँ, कोई हर्ज नहीं, रेस्तरां का नाम सी पॉइंट है, वो बोला। टैक्सी इस रेस्तरां की तरफ रवाना हो गई। रेस्तरां में दाखिल होकर उन्होंने सरसरी नज़र सब लोगों पर डाली और फिर एक खाली मेज़ की तरफ बढ़ गए। रेस्तरां में अगरचे इस हुलिये का कोई आदमी मौजूद नहीं था, लेकिन 4 चेहरे ऐसे नज़र आए थे कि तीनों हैरत ज़दा रह गए थे। उन्हें 1% भी उनके यहाँ नज़र आने की उम्मीद नहीं थी। ये हम क्या देख रहे हैं? फ़ारूक ने दबी आवाज़ में कहा। को क्या देख रहे हैं? क्या वो नज़र आ गया है? ड्राइवर ने चूं कर पूछा। नहीं, वो नहीं, अलबत्ता कुछ और लोग ज़रूर नज़र आए हैं। महमूद ने यह कहते हुए उनकी तरफ देखा। ये कौन है? इसके लहजे में हैरत थी। हमारे दोस्त, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँच गए? उस पर हम जितना भी हैरान हों कम है। ओहो, ये इनकी तरफ कौन बढ़ रहा है? महमूद के लहजे में और हैरत शामिल हो गई। इस रेस्तरां के मालिक मिस्टर टावान। टावान उनकी मेज़ पर बैठ गया और हंस हंस कर उनसे बातें करने लगा। ये तो ऐसा लगता है जैसे आपस में गहरे दोस्त हों। हाँ, लेकिन ये दोस्त हो नहीं सकते, फ़ारूक बड़बड़ाया। को क्यों? वो अकलाया। आपका नाम हमने अब तक नहीं पूछा, हालांकि बहुत देर पहले आप हमारे दोस्त बन चुके हैं। मैं इनाम खान हूँ। तो मिस्टर इनाम खान, ये साहब इन चारों के दोस्त इसलिए नहीं हो सकते कि ये इस मुल्क में पहली बार आए हैं, और मिस्टर टावान भी हमारे मुल्क में कभी नहीं आए होंगे। लेकिन भाई, ये कलमी दोस्त तो हो सकते हैं, इनाम खान ने कहा। कलमी दोस्त? ओह हाँ, उसका इम्कान था, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो क्यों? इनाम खान बोला। ये चारों किसी को कलमी दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, ये कोई और मामला है। आखिर ये कौन लोग हैं? उन्हें शौकी ब्रदर्स कहते हैं, हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं, महमूद ने कहा। तो फिर आप उठकर उनसे मिलते क्यों नहीं? हम ज़रा तेल देखना चाहते हैं, और तेल की धार भी, फ़ारूक मुस्कराया। क्या मतलब है? वो चूंका। मतलब ये कि ये मुलाकात क्यों और किस सिलसिले में हो रही है? पहले ये जान लें, फिर मुलाकात कर लेंगे। हूँ, जैसे आपकी मर्ज़ी, उसने कंधे उचकाए। उसी वक्त उन्होंने इन 5 को उठते देखा। लीजिए, वो तो उठ रहे हैं। तो क्या हुआ? हम भी उठ जाते हैं, फ़ारूक बोला। शौकी ब्रदर्स और मिस्टर टावान जल्दी रेस्तरां से बाहर निकलते नजर आए। उन्होंने भी बाहर का रुख किया। अभी तक कुछ खाने पीने का तो मौका ही नहीं आया था कि बिल अदा करने के लिए रुकना पड़ता। बाहर निकलकर उन्होंने उन्हें एक लंबी सुरख कार में बैठते देखा। वो भी तेज़ी से टैक्सी की तरफ बढ़े। 1 मिनट बाद वो सुरख कार का तहक़्क़ुब कर रहे थे। उनकी हैरत में हर लम्हे इजाफा हो रहा था। ये सब क्या चक्कर है भाई? फरजाना बोली। शायद चक्कर इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं, महमूद बड़बड़ाया। हैरत तो यह है कि अंकल कमरान मिर्ज़ा पार्टी भी यहीं मौजूद है। कहीं हम किसी साजिश के तहत तो यहाँ जमा नहीं हो गए? इन दोनों पार्टियों के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम किसी साजिश का शिकार नहीं हुए हैं। हमें तो इस जहाज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया था। बात तो ठीक है, लेकिन हो सकता है उन लोगों ने भी जहाज़ की ये खबरें सुन ली हों और उन्होंने भी इसी सिमत का रुख कर लिया हो। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे मेरा जी चाह रहा है इस सुरख कार से आगे निकल जाऊं और इसे रोककर शौकी ब्रदर से मुलाकात कर लूं और पूछूं, भाई शौकी, ये सब क्या है? लेकिन मेरा मशवरा है, बस हम सब्र ही कर लें तो बेहतर है, फरजाना बोली। बहुत बेहतर, लेकिन इस मौके पर सब्र करना है बहुत मुश्किल। तो फिर बहुत मीठा फल मिल जाएगा, फिक्र ना करो, फ़ारूक मुस्कराया। ओह, ये तो इस तरफ जा रहे हैं, इनाम खान चूंका। किस तरफ? अब मैं समझ गया क्या चक्कर है। क्या समझ गए आप? ज़रा जल्दी से हमें भी बता दें। इस शहर में बेशुमार टीमें गुमशुदा जहाज़ों के चक्कर में हैं, क्योंकि इन जहाज़ों में इंतहाई कीमती चीज़ें भी मौजूद हैं। अगर कोई पार्टी इनमें से किसी गुमशुदा जहाज़ को पा लेती है तो बेशुमार दौलत हासिल कर सकती है। सवाल यह है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? गोताखोरों की बस्ती में। ऐसी पार्टियाँ गोताखोरों से मामला तय करती हैं और फिर अपने तजवीज़ करदा मकाम पर उन्हें गोता लगाने के लिए कहती हैं। गोताखोर इस मकाम पर समंदर की तह में जाते हैं, लेकिन गोताखोरों पर एतमाद किस तरह किया जा सकता है? फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उन्हें कोई जहाज़ नज़र आ जाता है, तो फिर क्या वो ऊपर आकर बता भी देंगे वो ख़ुद उस दौलत को क्यों हासिल नहीं करना चाहेंगे? यही इन पार्टियों का सबसे बड़ा मसला है। लिहाजा इसकी तरकीब इस तरह की जाती है कि हर गोताखोर पार्टी के साथ अपना एक आदमी भेजा जाता है। गोताखोरों को रस्सियों से बांध कर नीचे भेजा जाता है।
उनके नाम पते और रिश्तेदारों तक के नाम पते लिखे जाते हैं, तब कहीं जाकर गोता लगवाया जाता है। आज तक कोई जहाज नजर भी आया है? नहीं, उसने कहा। तब तो ये लोग बराबर सरमाया जाया कर रहे हैं। हाँ, बस ये एक जुआ है। अगर जहाज मिल गया तो वारे न्यारे, वरना सरासर नुकसान। उसी वक्त सुर्ख कार रुकती नजर आई और फिर इन तीनों को एक और जबरदस्त झटका लगा। उनकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं।